रात लगभग 2 बजे आशी और क्रिश एक साथ एक दूसरे की बाहों में अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। तभी क्रिश को किसी की कॉल आई। क्रिश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने बगल में पलटकर आशी को देखा। उसने टेबल से हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया और उस कॉल को रिसीव किया। सामने राका ने क्रिश को कुछ जानकारी देने के लिए अपने सीक्रेट अड्डे पर बुलाया, जिसे सुनने के बाद क्रिश ने अपनी कोल्ड आवाज में राका से कहा, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर क्रिश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अब उसने एक बार फिर आशी को देखा। आशी छोटे बच्चों की तरह ब्लैंकेट को लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा चुकी थी और क्रिश के सीने में एक छोटे से बच्चे की तरह चिपक कर सोई थी। इस वक्त उसने कुत्ते बिल्ली की प्रिंट वाली एक लाइट चॉकलेट कलर की नाइट ड्रेस पहनी थी, जो उसकी थाई तक थी, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट और हॉट लग रही थी। उसने अपने बालों की 2 चोटी बना रखी थी और उसमें छोटे छोटे क्लिप लगा रखे थे। क्रिस उसके क्यूट से चेहरे को कुछ पल निहार कर उसके होठों पर लाइट किस करते हुए फ्लोर पर गिरा हुआ ब्लैंकेट उठाकर उसे कवर करता है। और अब उसने आशी के लिए रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर दिया ताकि आशी को अच्छी नींद आए। फिर चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर तेज कदमों के साथ अपने कमरे में बने हुए सीक्रेट डोर से अपने सीक्रेट अड्डे के लिए निकल गया। क्रिश के जाते ही अचानक आशी उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। अब उसने अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल किया। हेलो। इधर दूसरी तरफ क्रिश अपने अड्डे पर आ चुका था और यहाँ राका लैपटॉप में देखते हुए उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा था। क्रिश यहाँ एक बड़े से किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह शान से बैठा था और राका उसके ठीक सामने दूसरे सोफे पर बैठा उसे लैपटॉप में दिखाते हुए बोला, किंग, जैसा कि आपको मालूम है, जीवा हमारी कैद से आज़ाद हो चुका है और अब वह वापस माफिया किंग विवान खन्ना से मिल चुका है। जैसा कि हमें पता चला है कि जीवा विवान खन्ना का दायां हाथ है। अगर वह हमारे साथ मिल जाए तो विवान खन्ना को बर्बाद करने में हमें कोई नहीं रोक पाएगा। विवान खन्ना के हर सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में जीवा बहुत अच्छे से जानता है और मुझे पता चला है कि उन दोनों के बीच भी कोई खास बनती नहीं है। किंग, मुझे लगता है हमें इस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और राका की बात सुनकर कृष ने अपनी कोल्ड नजर से उसे देखते हुए कहा, तुमने क्या यही बकवास करने के लिए मुझे आधी रात को बुलाया है? राका, डोंट थिंक कि यह इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी है कि तुम मेरी नींद बर्बाद करो। कहते हुए क्रिश ने राका को घूरते हुए अपनी एक आईब्रो उठाई और क्रिश का एटीट्यूड देखकर राका ने घबराते हुए कहा, सॉरी किंग, दरअसल इंफॉर्मेशन यह है कि हमें पता चला है कि डार्क वेब में कुछ इलीगल हथियारों की डीलिंग की गई है और यह कंसाइनमेंट आज ही तुर्की से अमेरिका आ रहा है और इसके पीछे विवान खन्ना का ही हाथ है। मुझे खबर मिली है, यह हो सकता है कि यह आने वाले इलेक्शन को प्रभावित करेगा। इन हथियारों और बम से अमेरिका में कुछ दंगे वगैरह फैलाने का उनका प्लान है ताकि मौजूदा सरकार को गिराकर जल्द से जल्द देश में राष्ट्रपति चुनाव किया जा सके। और जैसा कि उसने पहले ही सब सेट कर रखा है, आम सी बात है, सभी मौजूदा पॉलिटिशियन उसे ही वोट देकर प्रेसिडेंट बनाएंगे। उसका प्रेसिडेंट बनना तय है, इसलिए यह हथियार उसके लिए बहुत जरूरी है और उसकी प्रोटेक्शन खुद जीवा कर रहा है। और यह सुनने के बाद क्रिश अपनी ठंडी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, तुम जरूरी इंफॉर्मेशन लास्ट में देते हो और राका, लगता है तुम पर भी फायरफ्लाई का असर होने लगा है। उससे थोड़ा दूर ही रहो तो बेहतर होगा। मेरे आसपास एक ही फायरफ्लाई काफी है, मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। चलो काम पर लगो, तैयारी करो, बहुत वक्त हो गया है। विवान खन्ना से पंगे लिए और इसी बहाने जीवा से भी मुलाकात होगी। देखे तो जरा आखिर यह चीज क्या है। कहते हुए क्रिश का ऑरा बहुत ही ज्यादा ठंडा था। इधर आशी के कमरे में बाहर एक काला साया फिर से देखा जा सकता था। लगभग 2 घंटे बाद क्रिश अपनी गैंग के साथ चुपके
एक डेजर्ट एरिया में आया जहां चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत थी। यह रेगिस्तान दिखने में बहुत ही ज्यादा शांत था, लेकिन रात के समय यहाँ ठंड काफी बढ़ चुकी थी। हवा में उड़ती हुई धूल के कारण लोगों की आंखों और नाक में तकलीफ हो रही थी। कुछ भी साफ देखना लगभग नामुमकिन था, इसलिए इस इलाके में देखने के लिए कुछ स्पेशल गॉगल्स बने हुए थे, जो क्रिश और राका ने अपनी आंखों पर पहन रखे थे। इसके अलावा उनके लोगों ने भी इन गॉगल्स को अपनी आंखों पर पहन रखा था। इस पूरे इलाके में कई सारे ड्रोन इस तरह इस जगह की सिक्योरिटी पर्पस को कंट्रोल कर रहे थे, जिसका एक्सेस एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन पर लाइव एक बहुत ही बड़े वैन में बैठे जीवा के सामने था। जीवा अपने कान में हेडफोन लगाए हुए, कानों में ब्लूटूथ पहने हुए अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इस वक्त जीवा के साथ विवान खन्ना का खास आदमी डैनियल भी था और पल पल की इंफॉर्मेशन विवान खन्ना को दे रहा था। तभी विवान ने अपनी रुबाबदार और कठोर आवाज में कहा, डैनियल, जीवा, याद रखना इस बार कोई गलती ना हो पाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और विवान खन्ना की कठोर आवाज सुनकर डैनियल ने अलर्ट होते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए माफिया किंग, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी नजर हर एक मोमेंट पर है। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। कहते हुए विवान खन्ना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और तभी डेजर्ट में अचानक ही जोरों से आंधी आने लगी। इस आंधी को महसूस कर जीवा और डैनियल मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बोले, काम पर लग जाओ। इतना कहने के बाद डैनियल तुरंत ही जीवा की जगह पर बैठ गया और अब आसपास के सभी ड्रोन कैमरा के एक्सेस डैनियल हैंडल करने लगा। जीवा वहां से निकलकर बाहर आया तो उसके सामने 4 हेलीकॉप्टर अपने साथ बड़ी ही आंधी लिए उस डेजर्ट एरिया में उतर रहे थे। उनके पायलट ने ऊपर आसमान से ही जीवा को देखकर इशारा किया और उसे देखकर जीवा ने भी इशारा किया। जीवा के इशारे को पकड़कर हेलीकॉप्टर नीचे हेलीपैड पर उतरे। अब जीवा के इशारे पर उसके गार्ड्स उन हेलीकॉप्टर से हथियार और असल बारूद निकालने लगे। यह काफी हाईटेक बम और गन थी, जिन्हें दूर से ही ऑपरेट किया जा सकता था। यह एक ही सेकंड में तबाही मचा सकती थी। अभी जीवा के गार्ड तेजी से हथियार उतारने में लगे ही थे, तभी अचानक ही डेजर्ट एरिया में रेत के नीचे छुपे हुए क्रिश और उसके लोगों ने अचानक ही उस जगह पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस अटैक से सभी लोग अलर्ट हो गए और अब दोनों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने शुरू हो गई। क्रिश अपने लोगों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ फायरिंग कर रहा था। तभी डैनियल ने मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत ही हेलीकॉप्टर के पायलट को उड़ाने का आदेश दिया, ताकि वह हथियारों को सुरक्षित कर सके। और ऐसा आदेश मिलते ही पायलट दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे टेक ऑफ करने की कोशिश करने लगा और तभी क्रिश उसकी प्लानिंग को समझ चुका था। उसने ब्लूटूथ के जरिए दूसरी तरफ से राका को कनेक्ट करा था। अब क्रिश ने फायरिंग करते हुए राका से कहा, राका, याद रहे हमारा टारगेट हथियार है, वह यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। डोंट वरी किंग, हथियार यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कहते हुए राका और क्रिश सीधा पायलट को निशाना बनाते हुए उन्हें ढेर कर देते हैं। यह देखकर जीवा और डैनियल में अफरा तफरी मच गई। जीवा भी काफी अच्छा शार्प शूटर था, इसका एक भी निशाना चूक नहीं रहा था और डैनियल भी फायरिंग करते हुए अपनी प्लानिंग कर रहा था कि कैसे वह हथियारों को सुरक्षित कर सके। और अचानक ही क्रिश और जीवा एक दूसरे पर फायरिंग करने लगे। क्रिश इस वक्त अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मार्क्स पहने हुए था, जिसके कारण जीवा बहुत ही आसानी से समझ चुका था कि यही ड्रैगन किंग है। और अब जीवा के टारगेट पर क्रिश था और क्रिश ने देखा कि जीवा की आंखों पर इस वक्त एक हाईटेक गोगल्स था, जो उसे रेगिस्तान की मिट्टी में भी साफ साफ देखने में मदद कर रहा था। और उसके चेहरे पर एक ब्लैक मार्क्स था, जो नाक में धूल और मिट्टी जाने से रोक रहा था। हाथों में हाईटेक गन थी, जिसकी लंबाई लगभग 2 फीट और वजन लगभग 4.5 किलो था।
और इसका वार इतना पावरफुल था कि एक ही वार में सामने वाले को चित कर दे। और तभी जीवा के निशाने पर क्रिश आ चुका था। उसने अपना टारगेट सेट किया। जैसे ही जीवा ने क्रिश की ओर फायरिंग करने की कोशिश की, अचानक ही कहीं से एक बाण जाकर जीवा के हाथों पर लगा और एक दर्द भरी चीख जीवा के मुंह से निकली, जिसे सुनकर क्रिश और बाकी लोगों का ध्यान जीवा की तरफ गया। दर्द के कारण अचानक ही जीवा के हाथों से गन छूट गई और तभी क्रिश को समझ आया कि किसी ने उसकी जान बचाई है। क्रिश ने तुरंत ही अपनी नजर घुमाकर देखा तो वहां से कोई काले कपड़े पहने भाग रहा था। क्रिश उस शख्स के पीछे जाना चाहता था और तभी उसने देखा कि दौड़ते दौड़ते अचानक ही उस इंसान ने रेत में स्लाइड करना शुरू कर दिया। तभी एक गन की फायरिंग जाकर उसे लगने ही वाली थी, लेकिन उसने बड़ी ही समझदारी से अपनी मूवमेंट दूसरी तरफ कर ली, जिसके कारण अचानक ही वह गिर गया। लेकिन उसने बहुत जल्दी ही खुद को संभाल कर जिस शख्स ने उसके ऊपर हमला किया था, अपने हाथों में पहनी हुई हाईटेक ऑटोमेटिक आरा से उस इंसान को शूट कर दिया। क्रिश अभी उस इंसान को देख ही रहा था, तभी सामने से कोई क्रिश को निशाना बनाता है। लेकिन क्रिश भी अगले ही पल खुद को संभाल कर उस इंसान पर हमला करने लगा। इधर दूसरी तरफ डेनियल जीवा को संभालते हुए एक साइड लेकर आया। जीवा ने देखा कि उसके हाथों में एरो बहुत बुरी तरह से धंसा हुआ था। उसने बड़ी ही हिम्मत कर अपने दर्द को काबू कर उस बाण को बाहर निकाला। दोनों तरफ से अभी फायरिंग हो ही रही थी और तभी जिस शख्स ने क्रिश की जान बचाई थी, अचानक ही उसने अपने हाथों में लिए हुए मच्छरों को एक बार फिर उड़ान शुरू कर दिया। वह मच्छर एक बार फिर उड़ते हुए उन हेलीकॉप्टर के पास आए और अचानक ही वहां एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण वह चारों हेलीकॉप्टर देखते ही देखते धूम करके जलने लगे। इसे देखकर उस शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। अचानक ही आग लगकर देखकर सभी लोग वहां हैरान रह गए और अब क्रिश जल्दी से अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए अपने सभी लोगों को रेत के नीचे छुप जाने का आदेश देता है। क्रिश का आदेश पाते ही सभी लोग दोबारा रेत के अंदर बिच्छू की तरह छुप गए और अगले ही पल उस हेलीकॉप्टर के जलने के कारण वहां बहुत बड़े बड़े बम ब्लास्ट होने लगे। डैनियल और जीवा दूर खड़ी गाड़ी में छुप गए थे, क्योंकि वह एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसमें ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन फिर भी यह बम और बारूद काफी हाईटेक थे। गनीमत यह रही कि यह सभी एक्टिव नहीं थे। इसके बावजूद यह बहुत बुरी तरह से ब्लास्ट कर रहे थे। क्रिश के काफी लोग बिच्छू की तरह रेत में छुपे हुए थे, इसलिए उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, पर फिर भी उन्हें काफी चोट लग चुकी थी। क्रिश भी काफी घायल हो चुका था। तभी उसने अपना चेहरा हल्का सा निकाल कर उस शख्स की तरफ देखा, जो शख्स अंधेरे में काले कपड़े पहने हुए, चेहरे पर डेविल मास्क पहने हुए, बदन पर ऊपर बॉडी पर हुडी पहनकर अपने चेहरे को उस हुडी के कपड़े से ढका हुआ था। वहां बम ब्लास्ट करने के बाद वह मुस्कुराता हुआ तुरंत ही रेत पर चलने वाली हाईटेक स्लाइडिंग बाइक पर बैठकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ उसे दौड़ाते हुए वहां से 9-2-11 हो गया। धूल के साथ वह एकदम गायब हो चुका था। क्रिश ने उसे जाते हुए देखा, तभी उसकी जेब से कुछ गिरा था। शायद उस इंसान को इस बात की खबर नहीं थी। अगली सुबह लगभग दोपहर 11 बजे सभी बच्चे अपने ट्रेनर के सामने रनिंग कर रहे थे। सभी काफी अच्छी रनिंग करते हुए बीच बीच में कुछ बैरियर्स थे जिन्हें पार कर रहे थे। यह ट्रेनिंग किसी कमांडो ट्रेनिंग की तरह थी। तभी दौड़ते दौड़ते अचानक ही समर रुक गया और आशी, जो कि उसके पीछे थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह समर के ऊपर ही गिर गई। उन दोनों के गिरने से अचानक ही नताशा भी, जो उनके पीछे आ रही थी, आशी का पैर लगने से नताशा भी गिर गई और अब तीनों की दर्द भरी कराहने की आवाज आ रही थी। आ! आशी ने देखा कि गिरने के कारण उसके घुटने और कोहनी पर चोट लग गई। अब वह मुंह बनाते हुए समर को एक लात मारते हुए बोली, बंदर कहीं का, देख कर नहीं चल सकता था क्या? देख तो तेरी वजह से मुझे कितनी चोट लग गई। देख कितना दर्द हो रहा है, कितना खून भी बह रहा है।
और आशी की बात सुनकर नताशा अपने पैरों को पकड़कर लगभग रोते हुए बोली, आशी, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मेरे भी पैरों में चोट लग गई। तुम दोनों बंदर जहाँ रहते हो वहाँ लड़ाई करते रहते हो और तुम्हारे चक्कर में हम लोग भी पिसते हैं। मुझसे तो खड़ा ही नहीं होया जा रहा। तभी समर रोते हुए कराते हुए आशी से बोला, अरे आशी की बच्ची, लेकिन तू मुझे क्यों मार रही है? अरे मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। मैंने तुझे थोड़ी ना कहा था कि आकर मेरे ऊपर गिर। ऊपर से तूने मुझ पर गिरकर मेरी कमर तोड़ दी। ओह ओ मेरी कमर। लगता है तेरा साइको आजकल तेरी डाइटिंग पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। कितनी मोटी हो गई है तू, और कितनी भारी भी। तू अपना नाम बदलकर आशी नहीं बल्कि रोलर रख ले। अरे तुझे फाइटिंग सीखने की क्या जरूरत है? तू तो ऐसे ही किसी पर गिर जाएगी तो वह बेचारा दबकर ही मर जाएगा। और समर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आशी मुंह बनाते हुए उसे एक और लात मारती है। छुछुंदर कहीं का, खबरदार अगर एक शब्द और बोला। अरे मैं तेरा खाती हूँ क्या? अपने पति का खाती हूँ। एक रोटी खाऊं या 10 तेरे बाप का क्या जाता है? एक तो चमगादड़ जैसी शक्ल के मुझे गिरा दिया, ऊपर से मेरे खाने पर और मेरे वजन पर कमेंट कर रहा है। रुको अभी, मैं अपने साइको से कहूंगी तेरे बारे में। तेरी ट्रेनिंग इतनी हार्ड करवाए कि तेरी फटकर बाहर आ जाएगी। और आशी की बात सुनकर नताशा मुंह बनाते हुए बोली, आशी तू इतनी गंदी गंदी बातें कैसे कर रही है? तो अपने साइको के सामने भी ऐसी बातें करती है क्या? वह तुझे मारता नहीं है? आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, उसके सामने मेरा मुंह ही कहाँ खुलता है जो मैं कुछ कहूँ। अब चलो भी, ऐसे ही फर्श पर पड़े रहने का इरादा है क्या? घर चलकर मरहम पट्टी भी करनी है। कहते हुए तीनों धीरे धीरे संभाल कर खड़े होने की कोशिश करने लगे। और तभी अथर्व और रॉकी भी अपना राउंड कंप्लीट करके उनके पास आते हैं। अचानक ही तीनों को मैदान में ढेर पड़ा हुआ देखकर दोनों ही घबराते हुए बोले, अरे आशी, समर, नताशा, बच्चे, क्या हुआ तुम लोगों को? तुम यहाँ जमीन पर क्या ढूंढ रहे हो? कुछ खो गया है क्या? और अथर्व की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भैया, यहाँ इस समर का दिमाग खो गया है। बस वही ढूंढ रहे हैं। उसने 10 साल पहले गुमा दिया था, आज तक नहीं मिला, तो सोचा यहाँ गार्डन में देख लूं, शायद मिल जाए। और यह सुनकर समर मुंह बनाते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, यह मेरा दिमाग ढूंढ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग ढूंढने के चक्कर में इसका दिमाग भी गिर गया। एक तो पहले ही नहीं था, ऊपर से इसके साइको ने थोड़ा सा दिया, उसे भी घुमा दिया इसने। अब यह डर रही है कि अगर उसे पता चला तो वह कहीं इसे तलाक ना दे दे, क्योंकि वह ड्रैगन किंग बिना दिमाग की इस बीवी को कब तक लेकर ढोएगा बेचारा। और समर की बात सुनकर आशी ने एक बार फिर खींचकर उसे लात मारी। बंदरिया कहीं की, बार बार गधी की तरह लात क्यों मार रही है? अब आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, खबरदार जो मेरे साइको के बारे में कुछ और कहा तो अभी तो गधे की तरह लात मारी है, अभी शेर बनकर तेरा मुंह नाक खाऊंगी, समझा? उन दोनों को पागलों की तरह लड़ते हुए देखकर नताशा उन दोनों को डांटते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम लोग, एक तो हमारी हड्डी तुड़वा दी, ऊपर से यहाँ बहस कर रहे हो। मुझे घर जाना है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। कहते हुए नताशा ने अपने पैरों को देखा और अथर्व से कहा, भाई मुझे ना पैर में मोच आ गई है, लगता है बहुत दर्द हो रहा है। इन दोनों इडियट्स की वजह से मैं भी गिर गई। और यह सुनकर अथर्व और अब जल्दी से घुटनों के बल बैठकर नताशा के पैरों को देखने लगा। अब उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, ओ माय गॉड नताशा, यह तो तुम्हारे पैरों में सचमुच मोच आ गई है। तुम चलो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करता हूँ। आशी बच्चे तुम भी चलो, समर तुम भी चलो। रॉकी अभी तीनों को देख रहा था और तभी समर धीरे से उठने की कोशिश करता है, पर उसके कमर में बहुत चोट लगी थी। वह तुरंत ही अपनी कमर पकड़कर कराते हुए वापस जमीन पर बैठ गया और लगभग रोते हुए बोला, मैं नहीं उठ सकता, लगता है मेरी कमर की हड्डी टूट गई है। ये मोटी आशी मुझ पर गिर गई थी। अरे कोई हॉस्पिटल ले जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे उठाओ, इलाज करो वरना मैं मर जाऊंगा। अब समर का ड्रामा देखकर आशी उसे एक बार फिर लात मारते हुए बोली,
चुप कर बंदर कहीं के, तेरे लिए पूरा हॉस्पिटल यहाँ आएगा क्या? अगर और चिल्लाया तो तेरी कमर सचमुच तोड़ दूंगी, समझ गया? और बार बार मुझे मोटी कहना बंद कर। मैं तुझे कहाँ से मोटी लगती हूँ? अपनी आंखों का इलाज कर, नंबर वाले चश्मे पहन, गधा कहीं का। अब उन दोनों का ड्रामा देखकर अथर्व अपना सिर झटकते हुए पास में खड़े अपने ट्रेनर को इशारा करते हुए बोला, सर प्लीज समर की हेल्प कीजिए, उसे मेडिकल रूम तक पहुंचाइए, मैं इन दोनों को देखता हूँ। अथर्व की बात मानकर ट्रेनर समर को सहारा देते हुए वहां से ले गया। समर लड़खड़ाते हुए अपनी टूटी हुई कमर को संभालते हुए कराते हुए वहां से चला गया। अब अथर्व धीरे से आशी को खड़ा करने की कोशिश करता है, पर आशी को भी पैर और हाथों में बहुत चोट लग गई थी। वह भी रोते हुए बोली, भैया मैं भी नहीं खड़ी हो सकती, मुझे भी स्ट्रेचर बुलाकर ले जाओ। वैसे भी दौड़ते दौड़ते पैरों की बैंड बज गई है। अब एक काम करो, मुझे पीठ पर चढ़ा लो। कहते हुए आशी अपना क्यूट सा मुंह बनाकर, होठों का पाउट बनाकर अपने दोनों हाथ हवा में उठा लेती है, जो देखकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं नताशा के लिए स्ट्रेचर बुलवाता हूँ। लेकिन तभी आशी को कुछ आइडिया आया और उसने ड्रामा करते हुए कहा, स्ट्रेचर की क्या जरूरत है, यह हट्टा कट्टा रॉकी किस दिन काम आएगा। अब आशी रॉकी की तरफ देखकर थोड़ी अनोइंग भाषा में बोली, रॉकी, माना कि नताशा से तुम शादी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, पर कम से कम एक दोस्त होने के नाते उसकी हेल्प तो कर ही सकते हो। यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अगर हेल्प नहीं करनी तो निकलो यहाँ से। आशी के ताने को सुनकर रॉकी बिना कुछ बोले धीरे से नताशा की तरफ झुककर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, और नताशा भी धीरे से हिचकिचाते हुए लेकिन मन में थोड़ी खुशी लाकर अपने हाथों को रॉकी की तरफ बढ़ा देती है। अथर्व यह नजारा देख रहा था। तभी आशी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो भैया, अब नताशा भी मेडिकल रूम जा रही थी, अब तो मुझे गोद उठा लो। और अपनी प्यारी बहन की बात सुनकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। आशी ने इस वक्त एक नी लेंथ जीन्स और टॉप पहन रखा था, बालों की चोटी बनाकर ऊपर छोटी छोटी क्लिप लगा रखी थी। वह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। नताशा ने एक लॉन्ग जीन्स पहन रखी थी, उसके साथ टॉप और बालों का बन बना हो रखा था। अब अथर्व और आशी आगे आगे जाने लगे, पीछे से रॉकी और नताशा। रॉकी ने नताशा को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में उठा रखा था। नताशा के हाथ रॉकी के गले में लिपटे हुए थे। उसे काफी शर्म आ रही थी और रॉकी सीधा सामने की तरफ देखते हुए चल रहा था, लेकिन आशी मन ही मन खुश थी उन दोनों को एक साथ देखकर। शायद इसी से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़े। अब थोड़ी ही देर में सभी मेडिकल रूम में थे, सबका ट्रीटमेंट हो चुका था। अथर्व एक बार फिर आशी को उठाकर उसके कमरे में लेकर आया और डॉक्टर ने नताशा का ट्रीटमेंट किया। उसके पैरों में सचमुच ज्यादा मोच आई थी। डॉक्टर ने उसे चलने से मना किया था। रॉकी एक बार फिर उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेकर आया और उसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, मैंने तुम्हारी हेल्प तो की है, पर इसका मतलब यह मत समझना कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। मैंने तुम्हारी हेल्प सिर्फ इंसानियत के नाते की है। इसे किसी और जगह लेकर मत जाना या कोई गलतफहमी पालने की कोशिश मत करना। और रॉकी की बातें सुनकर नताशा को थोड़ा हर्ट हो रहा था। उसने रॉकी की तरफ देखते हुए थोड़ा दुखी मन से कहा, रॉकी, क्या सचमुच तुमने सिर्फ इंसानियत के नाते मेरी हेल्प की? क्या इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई और रिश्ता नहीं है? तुम यह क्यों भूल रहे हो कि शादी से पहले हम दोनों दोस्त भी थे? क्या उस दोस्ती के नाते भी तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते? क्या तुम्हें मेरे होने से इतनी तकलीफ हो रही है कि तुम मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करना चाहते? आखिर मैंने ऐसा भी क्या किया है रॉकी, जो तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो? किस दोस्ती की दुहाई दे रही हो तुम? नताशा, वह दोस्ती जिसमें तुमने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी कर ली, मुझे जबरदस्ती एक रिश्ते में बांध लिया खुद से। हाँ, हम दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन यह उस वक्त खत्म हो गई थी जब तुमने मुझे धोखा दिया। अब हम दोनों के बीच न दोस्ती है, न प्यार, न दूसरा कोई जज्बात।
बेहतर होगा तुम इस 1 महीने में मुझे पूरी तरह से इग्नोर करो और 1 महीने बाद मुझे तलाक देकर साइड हो जाओ, वरना मेरे साथ तुम भी दर्द और तकलीफ को सहोगी। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी गुस्से से वहां से चला गया और उसके जाने के बाद नताशा अपनी आंखों में नमी लिए उसे देखती रह गई। रॉकी के जाने के बाद नताशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए अपने आप से कहा, काश रॉकी तुम मुझे एक चांस देते, काश तुम मेरे दिल के जज्बातों को समझने की कोशिश करते। इधर दूसरी तरफ दोपहर 2 बजे आशी और क्रिश का कमरा। आशी अपने कमरे में बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई थी। क्रिश का कॉल ट्राई कर रही थी, लेकिन क्रिश ने कोई भी कॉल रिसीव नहीं की। उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह काफी देर से कॉल ट्राई कर रही है। और फाइनली वह फोन बिस्तर पर पटकते हुए तकिया में अपना मुंह छुपाकर रोते हुए अपने आप से बोली, गंदा साइको, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही रिसीव नहीं करता। और ये राका भैया, वह भी पता नहीं कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। दोनों में से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। आने दो साइको को, आज मैं उससे बहुत झगड़ा करूंगी। उसे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कहते हुए आशी फूट कर रो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और दरवाजे की आवाज से आशी ने अपना चेहरा तकिए से बाहर निकालकर दरवाजे की तरफ देखा। सामने क्रिश कमरे के अंदर आ रहा था। क्रिश को अपने सामने देखकर आशी तुरंत ही बिस्तर से उतरकर जल्दी से उसके सीने से लिपट गई और रोते हुए बोली, साइको तुम आ गए। मैं कब से परेशान हो रही थी। मैंने तुम्हें कितनी कॉल की पर तुमने कॉल ही रिसीव नहीं की। तुम्हें पता है तुम थोड़ी देर भी गायब रहते हो तो मुझे कितना डर लगता है। तुम कहाँ गए थे, बताओ मुझे, तुम कहाँ थे। कहते हुए आशी क्रिश के सीने से लिपटी हुई रो रही थी। तभी क्रिश की ठंडी आवाज उसके कानों में गई, क्या हुआ फायरफ्लाई, तुम इतना रो क्यों रही हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम इस तरह रोया मत करो। मुझे आंसुओं से नफरत है। अब अपने आंसू पोंछो और बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी। कहते हुए क्रिश ने थोड़ा सा आशी को खुद से दूर किया और क्रिश की बात सुनकर आशी चुप होते हुए धीरे से उसके सीने से अपना चेहरा निकालते हुए बोली, वह दरअसल ट्रेनिंग के वक्त। कहते हुए आशी जैसे ही अपनी पूरी बात बताने वाली थी, तभी उसका ध्यान क्रिश के बदन पर लगे हुए जख्मों पर गया और अचानक ही आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि क्रिश के बदन पर भी कई सारे जख्म लगे हुए थे जिन पर बैंडेज हुई थी। अब आशी अपनी तकलीफ भूलकर क्रिश के जख्मों को देखते हुए परेशान होते हुए बोली, अरे साइको, यह क्या हुआ तुम्हें। तुम्हें तो इतनी चोट लगी है, यह सब हुआ कैसे। और तुम हमेशा अपने आप को चोट पहुंचाकर ही घर क्यों आते हो। आशी की बातों में परेशानी को देखकर क्रिश उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, रिलैक्स फायरफ्लाई, यह सब छोटी मोटी ट्रेनिंग के वक्त लगी है। तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुमने मेडिसिन ली, कुछ खाया तुमने। और क्रिश की बात सुनकर आशी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने एक चॉकलेट और चिप्स का पैकेट खाया था, फिर मेडिसिन भी ले ली। लेकिन तुम बताओ तुमने मेडिसिन ली या नहीं। आई एम श्योर कि तुमने नहीं ली होगी। तुम जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच मंगाती हूँ। और आशी की मासूमियत भरी बातें सुनकर क्रिश उसे घूर कर देखते हुए बोला, व्हाट, तुमने लंच में खाने की जगह जंक फूड लिया है। फायरफ्लाई, इन चीजों से कितना पेट भरता है तुम्हें। कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यह चीज नहीं खानी चाहिए, तुम मानती क्यों नहीं हो। और यह सुनकर आशी मुंह बनाते हुए बोली, कम ऑन साइको, तुम आते आते मुझे डांटो मत। मैंने बस थोड़े से स्नैक्स लिए हैं और यह चीज खाने के लिए ही होती है। अगर यह इतने हार्मफुल होते तो गवर्नमेंट इन पर बैन नहीं लगा देती। खैर तुम्हें समझ नहीं आएगा क्योंकि यह हम टीनेजर्स की बात है और तुम तो ठहरे। कहते हुए आशी ने अगले ही पल अपनी जुबान तुरंत ही रोक ली और अपनी नजर उठाकर क्रिश की तरफ देखा, जो उसे घूर कर देख रहा था। आशी को एहसास हुआ कि वह फ्लो में क्या कहने वाली थी। वह घबराते हुए अपने निचले होठों को काटने लगी। तभी क्रिश अपनी ठंडी आवाज में बोला, क्या कहा तुमने फायरफ्लाई, मैं क्या ठहरा। तुम नहीं, कुछ नहीं,
मैं तो कह रही थी कि तुम बहुत हैंडसम हो। कहते हुए आशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी जीभ निकालकर उसे दांतों से काटने लगी। लेकिन क्रिश उसकी बातों का मतलब समझ चुका था और इसे समझने के बाद उसे गुस्सा भी आ रहा था। क्या उसकी लिटिल सी फायरफ्लाई वाइफ यह कहना चाहती है कि क्रिश बूढ़ा हो चुका है? उसने अगले ही पल आशी की कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचा और ऐसा होते ही आशी की सांस अटक गई। उसने घबराते हुए अपनी आंखें बड़ी करते हुए क्रिश की आंखों की तरफ देखना शुरू कर दिया और तभी क्रिश अपनी जलती हुई आवाज में आशी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम सोचती हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ फायरफ्लाई? क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं तुम टीनेजर्स को नहीं समझता, या तुम यह कहना चाहती हो कि हम दोनों की जोड़ी मैच नहीं करती? बताओ फायरफ्लाई। और क्रिश की कठोर आवाज को सुनकर आशी घबराते हुए अपना सलाइवा घटकते हुए जल्दी से ना में 2-3 बार सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मेरा यह कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था साइको। मेरे यह कहने का मतलब था कि मैं बच्ची हूँ ना, तो मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है और तुम तो समझदार हो ना साइको। प्लीज गुस्सा मत होना, मुझे डर लगता है तुम्हारे गुस्से से। कहते हुए आशी ने रोने की शक्ल बनाकर अपने निचले होठों को बाहर निकाल लिया और इससे देखने के बाद ना चाहते हुए भी क्रिश का गुस्सा छूमंतर होने लगा। लेकिन उसने अगले ही पल उस अपने दूसरे हाथ से आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फायरफ्लाई, तुम अच्छे से जानती हो कि किंग गलतियों को कभी माफ नहीं करता और तुमने जो गलती अभी की है उसकी सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी। तो अब अपनी स्वीट सी सजा के लिए तैयार रहो। कहते हुए कृष्ण ने अगले ही पल आशी को बेड पर धकेल दिया। दोस्तों, आखिर वह काला साया कौन है जो हर रोज आशी के कमरे में आता है? क्रिश की जान किस शख्स ने बचाई? आखिर वह है कौन जो क्रिश की जान को बचाना चाहता है? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कहानी कैसी लग रही है और इस कहानी में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। दोस्तों, अपना कीमती लाइक भी जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।